फर्मेट का प्रमेय, यदि p अभाज्य संख्या है तब a की घात p-1 को p से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक परम शर्त क्या है कि a और p सापेक्षतः अभाज्य होने चाहिए। a और p, जैसे इसमें पहले सवाल से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 की घात 22 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप गौर से देखो कि जिससे भाग दे रहे हैं अपन वो अभाज्य संख्या है 23, ठीक है। और घात में जो लिखा है वो 23 से एक कम है, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 की घात 22 को लिख सकते हो 5 की घात 23 माइनस 1, 22 को लिख सकते हैं 23 माइनस 1, ठीक है। और उसको 23 से भाग देना है, ठीक, तो 23 से क्या करना है, भाग देना है आपको। तो आप पूरा का पूरा आप इससे कंपेयर करके देख लो, ये वाले डायलॉग से कंपेयर करके देखो ना, देखो ना। ए की जगह कौन दिख रहा है, 5, उसकी घात में p-1 को p से, मतलब आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उससे एक कम है, बस माइनस में, मतलब p से डिवाइड कर रहे हैं और घात में कितना है, p से एक कम, p-1 किससे डिवाइड कर रहे हैं और घात में कितना है, 23 से एक कम। ऐसी ही परिस्थितियों में ही आपके फर्मेट का प्रमेय लगेगा। और साथ ही साथ इसके जो आधार में है यानी कि 5 और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 23, उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ये शर्त जरूरी है। जो नीचे हमने बात लिखी है ना, यहाँ a और p सापेक्षतः क्या है, अभाज्य है। उसका मतलब वही है कि ये जो आधार में 5 लिखा है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 23 से, उन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, तब वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, सापेक्षतः अभाज्य कहलाते हैं। याद रखना, कोई भी दो क्वांटिटी, मान लो दो क्वांटिटी m और n है, कोई भी दो संख्या m और n है, दोनों को आप कब कहेंगे कि वो सापेक्षतः अभाज्य है, जब उनका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा, तब वो दोनों संख्याएं आपस में सापेक्षतः अभाज्य कहलाएंगी। तो यहाँ पर फर्मेट के प्रमेय में सापेक्षतः अभाज्य किनके लिए ये बात कही गई है, a और p के लिए सापेक्षतः अभाज्य वाली बात कही गई है, यानी a और p आपस में सापेक्षतः अभाज्य होना चाहिए। a कौन है, वो जो घातांकी संख्या दी गई उसका आधार है a। p कौन है, p अभाज्य संख्या है जिससे आप इस संख्या को, घातांकी संख्या को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो प्रश्न के हिसाब से अगर आप तुलना करोगे, देखो यहाँ लिखा है p से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हो आप, 23 से, जिससे भाग दे रहे हो ना। फर्मेट के प्रमेय के लिए ये जरूरी है कि आप जिससे भाग दे रहे हो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 23 अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ जो घातांकी संख्या है उसका आधार और 23 का जीसीडी मतलब HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक वो 1 होना चाहिए। ये दोनों शर्तें पालन होनी चाहिए। पहली शर्त ये है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या हो, और दूसरी शर्त ये है कि उस अभाज्य संख्या का घातांकी संख्या के आधार से जीसीडी 1 हो। समझ में, ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ घात में उससे एक कम हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं घात में उससे एक कम हो, ऐसी स्थिति में फिर बस फर्मेट प्रमेय लगा दीजिए और तुरंत कह दीजिए कि शेषफल कितना बचेगा। फर्मेट प्रमेय से शेषफल कितना बचेगा, 1, एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। जैसे दूसरा वाला देखो, इसमें कौन है a और कौन है p, और वो पूरी फर्मेट प्रमेय की जो शर्त है वो फिट बैठ रही है कि नहीं, आप देख लो। 40 की घात कितना है, 46, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 47 से, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले आप ये देखो, अब प्रश्न है ये कि सर परीक्षा में जब सवाल आएगा तो हम सारे क्वेश्चन तो एक जैसे नजर आते हैं, कल भी अपन इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज भी देख रहे हैं। आज आप फॉर्मेट प्रमेय बता दिए, कल हम उन क्वेश्चंस को कुछ दूसरे तरीकों से देखे थे, कल के क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से सवाल में फॉर्मेट प्रमेय को देखना है, समझ में आ रहा है। तो बहुत सरल तरीका है, आप ये देखो, ये बहुत कनेक्टिविटी है। देखो घात में और जिससे डिवाइड करें एक का फासला होगा, बस जो घात में रहेगा ना उससे एक कम रहेगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या रहनी चाहिए, जिसकी पहचान करना आपको बहुत आसानी से आता होगा। तो अभाज्य संख्या से अगर डिवाइड कर रहे हैं और घातांकी संख्या के घात में जो चीज लिखी है वो इससे एक कम होनी चाहिए,
जो कि है। साथ ही साथ इसका जो आधार 40 है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 47 से, उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, या यूं कहें कि दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। आप खुद देख लो कि 40 और 47 में क्या ही कॉमन है, बताओ ना। एक है, तो इनका जीसीडी 1 है। ये शर्त पूरी होनी चाहिए, प्रश्न मतलब प्रमेय की ये बिल्कुल कंडीशन है भाई। ए और पी सापेक्षता भाज्य होने चाहिए। तो वो दिख रहा है हमको, ए की जगह 40 दिख रहा है, पी की जगह 47 दिख रहा है, दोनों आपस में सापेक्षता अभाज्य है। और तो और डिवाइड कर रहे हो 47 से, जो कि अभाज्य संख्या है। और तो और घात में जो लिखा है वो इससे देखो ना, p से डिवाइड कर रहे हो और घात में क्या होना चाहिए, p-1, एक कम होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अगर सवाल में ये पैटर्न नजर आ रहा हो कि जिससे डिवाइड कर रहे हो वो अभाज्य संख्या और घातांकी संख्या का जो घात है वो उस अभाज्य संख्या से एक कम है, और आधार के साथ उसका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका जीसीडी जो है अगर 1 है, तो पक्के तरीके से ये फॉर्मेट में लगेगा। तो इसको अगर उस रूप में फिट करेंगे तो क्या होगा, 40 की घात में क्या है 46, जिसको आप लिख सकते हो 47-1, ताकि हम इसको इस रूप में देख सकें, p-1 के रूप में देख सकें। p कौन, वही जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। देख लो 47-1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 47 से। ये अरेंजमेंट आपको पहले से दे दिया है प्रश्न में, आपको पहचानने बस की देर है। 47 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, आंख मूंद के लिख देना 1 बचेगा। पूरा समझ में है ये फंडा। तीसरा देखो, क्या उसमें फॉर्मेट में लग सकता है क्या, दिमाग लगाओ तो जरा, एकदम अच्छे से लग जाएगा पक्का। चलो ठीक है, लग जाएगा। ओके, तो उसमें भी शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा पक्का। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अब आप लोग बताइएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मेट प्रमेय की मदद से ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। 16 की घात 512 को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, बताइए। मैं आपको हिंट दूंगा और आप निश्चित तौर पर मान के चलो कि आप बना सकते हैं इस सवाल को। देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा कि आप बोल रहे हो फॉर्मेट में ही लगेगा, तो आप देख लो, दो पहचान तो आपको मिल गई है। पहली पहचान तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो 31 से, वो अभाज्य संख्या है, तो आपका माइंड क्लिक करेगा, अरे बाप रे फॉर्मेट प्रमेय का कंडीशन लग रहा है। जो घातांकी संख्या है उसका आधार क्या है, 16 है ना, घातांकी संख्या का आधार 16 है, और वो ये 31, ठीक है। दोनों में जीसीडी 1 है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख लो 16 और 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपको माइंड दूसरे बार क्लिक करेगा कि चलो भाई फॉर्मेट प्रमेय की एक और कंडीशन प्रूफ हो रही है कि जो घातांकी संख्या है उसका आधार जो है कहा गया 16, उसका 31 के साथ जीसीडी जो है वो कितना है, 1 है, और डिवाइड कर रहे हैं 31 से, वो क्या है, अभाज्य है। समझ रहे, दो बातें तो पूरे फॉर्मेट प्रमेय के अनुकूल हैं, उसके वातावरण को तैयार कर रही हैं। कमी खल रही है बस किसकी, कि आप कह रहे हैं सर कि अभाज्य संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो घात में क्या होना चाहिए, p से डिवाइड कर रहे हैं तो घात में होना चाहिए p-1, जैसे कि अब तक के सवालों में था। 47 से डिवाइड करते थे तो घात में 46 होता था, 31 से डिवाइड करते तो घात में, सॉरी, और 31 से डिवाइड करते तो घात में 30 होता था, तो जिससे डिवाइड करते थे घात में से कम होता था। यहाँ पे तो आप 31 से डिवाइड कर रहे हो और घात में 512 है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं हुआ है, आपको ये समझ में आ गया कि पूरा का पूरा फॉर्मेट प्रमेय लगने के लायक है ये सवाल, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या p है, 31 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसका इसके साथ जीसीडी 1 है। अब आप उस वातावरण को तैयार करोगे, यानी कि किसी भी तरह 16 की घात में 30 लाने की कोशिश करोगे। क्यों 30 बोल रहा हूं मैं, क्यों 30 बोला मैं, क्योंकि वो 31 से एक कम रहेगा, ताकि फॉर्मेट प्रमेय आप लगा सको। क्योंकि फॉर्मेट प्रमेय में जिस अभाज्य संख्या p से डिवाइड किया जाता है
तो घातांकी संख्या का जो घात रहता है उससे कम रहता है। तो आप क्या देखना चाहते थे यहाँ पे, 512 की जगह क्या होता तो मजा आ जाता, 30, इससे कम होता तो अच्छा रहता सर, तुरंत फॉर्मेट में लगा सकते थे, मगर नहीं है तो घबराना नहीं है। आप ये सोचो कि हमको 30 ही लाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? तो बहुत ही सरल बात है, आप 512 आपको दिख रहा है, आपको 30 लाना था, 30 से डिवाइड कर दो, चेक कर लो क्या कितने बार में डिवाइड जा रहा है और कितना शेषफल बच रहा है, अभी का अभी सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखो ध्यान से, 30 एक कम 30 करोगे, 30 दूनी 60 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास बचेगा 21, समझ में आ रहा है ना? 2 को उतारोगे, फटाफट भाग दे दो, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 30 सत्ते 210 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 2, परफेक्ट, समझ में आ रहा है ना? यानी कि आप देखो, आप में ये अभी हम समझ रहे करके समय लग रहा है, आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा। यानी उस संख्या को आप लिख सकते हो 16 की घात में, देखो हमको 30 लाना था तो 30 बिंदास होकर के लिख दो आपको, क्योंकि 30 चाहिए फॉर्मेट में लगाने के लिए, लेकिन पूरी की घात में कितने बार में डिवाइड हुआ है, 17 बार में, 17 लिख दो, 17 थी 51, अर्थात अभी हमारे पास 510 घात हो चुकी है। घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, तो 17 थी 51 करोगे तो टोटल कितना घात हो जाएगा, 510, लेकिन वहां कितना घात है, 512, तो बचा 2 है, वो 2 इसलिए बचा है क्योंकि 2 शेषफल बचा है, तो जो मतलब ये यूं समझो कि जो शेषफल बचा है उसको अलग से लिख दो, जो शेषफल बचा उसको घात में अलग से लिख दो। अब देख लो हिसाब किताब लगा के, टोटल 512 घात हो चुकी है, ये 510 और 2 512 घात, और हमको क्या चाहिए था, 30 चाहिए था, 30 मिल गया है। अब बटे किससे भागते रहे, 31 से, शेष फल पता करना है अपने को, देखो पता होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब सुनो, अब आप इसको उस रूप में लिखने की कोशिश करो, फॉर्मेट के थ्योरम के रूप में बिठाने की कोशिश करो, तो 16 की घात में 30 है, उसको लिख सकते हैं 31 माइनस 1। अब घात में कुछ भी हो जाए हमको इससे मतलब है, ये 17, 31 और ये तो अलग से बैठा हुआ है, चलो अपने को बताना है ना क्या होगा। अब देखो इतने टुकड़े में आप फॉर्मेट का प्रमेय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता दो कैसे दिख रहा है। देखो तो 16 की घात में 31 माइनस 1, उसकी घात कुछ भी हो, भाई सीधी सी बात है, शेषफल कितना बच रहा है, तो 1, आप यूं बोलो कि 1 की घात में 17, तो आखिर 1 ही तो आएगा शेषफल। जैसे कल अपन देखते थे ना, घात में कुछ भी होता था लेकिन हम लोग बोलते थे शेषफल 1 बच रहा है, तो 1 की घात में 17 हो चाहे 170 हो, शेषफल अपन आखिर 1 ही बोलते थे, तो 1 बचता है, इसलिए घात में कुछ भी हो वो 1 ही बचेगा। पहले देखो फॉर्मेट में से पूरा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो घातांकी संख्या उसका आधार कितना है, 16, 16 और 31 आपस में सापेक्ष अभाज्य है, पहले ही अपन चेक कर लिए, जिससे डिवाइड कर रहे वो अभाज्य संख्या 31, घात में 30 लाना था मेरे को, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 30 भी आ गया, मैंने कि उसको 31 माइनस 1 भी लिख दिए, p माइनस 1 के रूप में लिखना था उसको, वो भी लिखा गया, पूरा का पूरा फॉर्मेट प्रमेय है। और इसका शेषफल कितना बचता है, 1, 1, अब बोलोगे घात में 17 है तो 1 की घात 17 बोलो, तो 1 की घात 17 मतलब 1 ही होगा, तो ये समझो उड़ गया, 1 शेषफल बचा, 1 को अब 1 गुणे कितना लिखोगे आखिर उतना ही होगा, मतलब तो बचा कौन बताओ आप। अभी इसका मतलब इसका हिसाब हुआ है ना, अभी ये बचा है ना 31, ये तो दोनों के लिए डिवाइड में होगा ना भाई, अब बताओ क्या होगा, 31, भाई ये इसका हिसाब तो बचना पड़ेगा ना, इसको भी अपने को 31 से डिवाइड करना है। अब क्या करोगे, 16 का वर्ग कितना होता है बताओ, अब 256 को आप 31 से डिवाइड करोगे, जैसे इसको डिवाइड किए थे, कहाँ गया, तो 256 को आप 31 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 है, लेकिन 3 8 24 तो होगा, 248 आएगा आई थिंक, है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं, कितना आएगा 48, 8 56, 8 बचेगा, आपका आंसर आ गया। हाँ, फॉर्मेट प्रमेय से जो एक शेषफल बच रहा था वो बच गया, इसका शेषफल 1 बचा ना, बाकी टुकड़ा और बच गया ना। अगर सोचो जरा, ये जो हमारे पास जो अपन डिवाइड किए थे, जो 2 शेषफल नहीं बचा होता तो क्या होता, मान लो ये 512 की जगह में, थोड़ी देर के लिए सोचो, मान लो 512 की जगह में ये घात 510 होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, 510 घात होता तो क्या होता बताओ,
510 घात होता तो ये 2 शेषफल नहीं बचा होता, 17 बार में पूरा डिवाइड हो जाता। इसको आप लिखते हैं 16 की घात 31, उसके पूरे घात 17, ये एक्स्ट्रा टुकड़ा नहीं बचता। हाँ गुड, तब एक आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टुकड़ा बच गया तो उस टुकड़े का हिसाब 31 से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं? फिर बताओ। ये जो पुराना वाला है 40 हाँ, इन सब में क्या है, साफ साफ नियम बस लग रहा है, इसमें कुछ टिडिंग बिडिंग और कुछ, हाँ कुछ नहीं है, तोड़ने का नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ा। और मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, कैसे आपको, आप कैसे प्रेरित होंगे कि वो दिमाग आपको लगाना है। तो उसके लिए आप देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या है, जो घातांकी संख्या उसका आधार जो है वो उससे सापेक्षतः अभाज्य है, भाजक से। चलो आप लोग ये वाला एक और बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन, 4 की घात 2003 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। बनाओ इसको आप लोग। दिमाग लगाओ, पक्का बना लोगे, मेरे को पूरा यकीन है। चलो सुनो सब ध्यान से, सुनो गौर से। हम्म, देखो भाई, देखो भाई, आप 13 की घात में, देखो भाई, 13 की घात में 59 है, उसको 9 से विभाजित करने पर, 9 से भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा, क्या प्राप्त होगा, आपको बताना है। 13 की घात में 59 को 9 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त, चलो देखते हैं कि पहले आप अपना दिमाग लगाओ। इसमें कोई नियम धर्म अगर लग सकता है तो लगा सकते हो, और जैसे आपको लगता है कि सर ये ऐसे ही बन सकता है तो भी बना सकते। चलो आ, देखो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हमको ना शेषफल की चक्रीयता पता करनी होती है। शेषफल की चक्रीयता ये नया टाइप का है। कैसा है देखो ध्यान से, आप देखिएगा। 13 की घात 59 दिया है और उसको 9 से डिवाइड करना है। 13 की घात 59 को, तो एक काम करते ना, मात्र 13 की घात 1 होता और उसको मैं 9 से डिवाइड करता, सिर्फ 13 मतलब को, तो शेषफल कितना बचा होता बताओ। ठीक है, चलो 13 की घात 2, एक एक घात बढ़ाते जाओ और पैटर्न चेक करते जाओ क्या क्या मिल रहा है, मजा आ जाएगा फिर आपको। 13 की घात 1 से शुरू कर रहा हूं मैं, अब 13 की घात 2 को मैं लेता हूं, 9 से डिवाइड करता, तो देखो 13 का वर्ग मतलब ये सोचो कि 13 गुणित 13, ठीक है, और 9 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक ठोक में 4, एक ठोक में 4 बच रहा है, 4 चौक 16, 16 को पुनः 9 से डिवाइड करो, 7 बचेगा। समझ में आया कैसे हुआ भाई? तेरह एक एक ठोक 13 में जब 4 बच रहा है तो 4 4 बचेगा ना दोनों में, 4 चौक के 16 हो गया, क्योंकि गुणा है, गुणा है तो 4 चौक 16, 9 से डिवाइड करोगे, 9 एक 9, 7 शेषफल बचेगा। चलो 3 घात करते हैं, चेक करो, आपको पैटर्न रिपीट होते नजर आएगा, देखना है आपको रिपीट कब हो रहा है, फिर आपके लिए सवाल बहुत सरल बन जाएगा। तो 3 बार 13 है, जिसमें 4 4 4 4 शेषफल बच रहा है, समझ में आ रहा है ना? 4 चौक 16 चौक 64, 9 सत्ते 63, एक शेषफल बचेगा। चलो एक और बढ़ते हैं, एक और कदम बढ़ो आप, आपको ये काम तब देखो, अभी भिन्न अलग अलग शेषफल मिलते जा रहे हैं, 4 7 1, देखना है कब तक अलग मिल रहा है, और जहां से रिपीट होना शुरू हुआ तो आप समझ जाएंगे कि अब रिपीट हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो चलो चलिए,
तो अब आपको क्या करना है वो सुनो। अब 13 की घात 4/9 करके देखते हैं कितना आएगा। तो 4×4×4 समझ में आया कि नहीं है? कितना? 4। अरे भाई देखो, 3 बार सुनो ना, कितना सरल कितना सरल तरीका है। 3 बार 4 जब लिए थे तो एक शेषफल बचा था ना। समझो इस पूरे के बराबर 1 हो गया, 1 लिख दो भाई। 4×4=64 को डिवाइड किया आप तो कितना, 9×7=63, एक शेषफल बचा ना, तो उस एक बचे हुए को 4 से गुणा करो तो 4×1=4 हुआ। 9 से भाग दोगे तो छोटा हो गया, तो 4 ही तो बचेगा ना। नहीं समझ में आया क्या? अब देखो रिपीट होना शुरू हो गया है। 4 7 कहाँ गया, 4 7 1, फिर 4 फिर 7 फिर 1 फिर 4 आएगा। साइक्लिक ऑर्डर हमको मिल गया है, चक्रीयता मिल गई है। और इस चक्रीयता में कितने पद शामिल हैं? नहीं, 3 है। देखो ना, 4 7 1 4 7 1, 3 ही जन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चक्रीयता में शामिल पदों की संख्या कौन है वो पद? 4। पहले बताओगे 3 पद हैं, और वो 3 पद कौन कौन है? 4 7 1 है। आप आगे की घात और बढ़ाते जाओगे तब भी आपको यही पैटर्न रिपीट होता मिलेगा। तो 3 जन बस हैं। तो जितने लोग चक्रीयता के पद में शामिल हैं, 3 पद हैं, मतलब 3 संख्याएं ऐसी, 4 7 1 4 7 1। तो आपको क्या करना है, अब उसकी घात को देखना है जो आपको सवाल में दी गई है। ठीक है, घात को देखिए, घात कितना है। अब अपने को पता करना है सर, जब 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 ऐसे करते 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 जब हम 59वें घात में पहुंचेंगे तो उस समय हमारे पास इन्हीं 3 में से कोई एक शेषफल बचा होगा, ये मान के चलो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? देखो 13 की घात 1 की है तो 4 शेषफल बचा, 13 की घात 2 की है तो 7 शेषफल बचा, 3 घात में 1, 4 घात में वापिस 4 शेषफल बच गए, 5 घात में 7, फिर 6 घात में 1, फिर 4 फिर 7 फिर 1, यही 3 रिपीट हो रहे हैं। तो ये जब आप 13 की घात 59 करोगे और उसको 9 से डिवाइड करोगे तो मैं आंसर आपसे पूछना चाहता हूँ क्या क्या आ सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, या तो 4 या तो 7 या तो 1 आएगा। ठीक है, अब सच में क्या आएगा इसको जानने के लिए आप क्या करो, 59 को 3 से डिवाइड करो। 3 से क्यों? क्योंकि 3 संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। चक्रीयता में शामिल पदों की संख्या 4 7 1, 3 ही जन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप 3 से डिवाइड करो और देख लो शेषफल कितना आता है। ठीक है, तो देखो 19×57 2 शेषफल बचेगा। इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपके चक्रीयता में जो शामिल अंक है उसमें से 2 आया है ना, तो दूसरे नंबर में कौन सा अंक है? तो आपका आंसर आएगा 7, अभिष्ट शेषफल 7। समझ में? 7 कैसे लिखा मैंने? चक्रीयता में जो शामिल संख्याएं हैं उसको लिख लो, क्रम से लिख लो। 4 7 1 बच रहा है, 3 जन बच रहे हैं, मतलब तो 3 से आपको उस घात को डिवाइड करना है, फिर शेषफल जो बचेगा आपको समझ जाना है कि हाँ, कि उस चक्रीयता में शामिल पदों की संख्या, ठीक है, वो उसमें से जो दूसरे नंबर पे होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ऐसे ही कुछ सवाल हैं, आप बनाइए। 10 की घात 507 को 7 से डिवाइड करो। 10 की घात 507 को 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ मेरे को। कैसे? चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, फिर ये सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। यदि n विषम संख्या है तब a की घात n धन b की घात n a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, n क्या होना चाहिए? लेकिन विषम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे होगा, एक आध दो प्रूफ करके बताइए आप।
तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। देखो n क्या है, विषम है। चलो n विषम कौन कौन होता है, 1 3 5। n बराबर 1 के लिए सोच के देखो आप, तो वो n बराबर 1 रखोगे तो n का मान जब 1 1 होगा तो a प्लस बी हो जाएगा वो, और वो a प्लस बी से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। n का मान विषम 1 रखे, अब 3 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा a की घात 3 धन b की घात 3। बात समझ में आ रही है? और उसको कैसे डिवाइड करना है आपको, a प्लस बी से। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो देखो चेक करो क्या शेषफल कुछ नहीं बच रहा है क्या। तो आप देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, और उसको a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना। देखो उसका प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ, उसका प्रूफ देख रहे हैं, प्रूफ समझ में आ रहा है ना। तो पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। इसलिए हम लिखे हैं कि पूर्णतः विभाजित होगा। वैसे ही अगर n सम है तो a की घात n माइनस बी की घात n a प्लस बी से भी विभाजित हो जाएगा और a माइनस बी से भी विभाजित हो जाएगा, दोनों से। कैसे हो जाएगा देखो, प्रूफ देखो, थोड़ा सा प्रूफ देखो, है ना। यहाँ पे n क्या है, सम है। कोई एक सम संख्या बताओ, 2। चलो 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो ना, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसको तोड़ सकते हो क्या, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या ये a प्लस बी से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, कट जाना पूरा। क्या यही जो कि a प्लस बी ए माइनस बी है, क्या ये a माइनस बी से विभाजित नहीं होगा क्या। अगर आप n का मान बोलोगे, सम रखो, 4 रखो मान, मान लो मैं 4 4 मान रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा 4 4 मान रखते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, a की घात 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर और b की घात 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपके नजर में ये a हो गया और ये b हो गया, और a पूरे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आएंगे भाई। तो क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी दोनों से विभाजित नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसको फिर से आप तोड़ सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से तोड़ोगे आप, कैसे तोड़ोगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या a प्लस बी से विभाजित नहीं होगा, होगा, ये कट जाएगा ऐसे। a प्लस बी के बजाय अगर आप a माइनस बी से विभाजित करते तब भी कट जाता है। विभाजित होने का मतलब वही है कि कोई ऊपर में ऐसा फैक्टर मिले जो नीचे वाले को पूरा काट दे, कट कर रहे हैं। तो ये भी कथन सत्य है। n अगर सम है तब a की घात n माइनस बी की घात n a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। और तीसरा क्या है, a की घात n माइनस बी की घात n हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा, चाहे n सम हो या विषम हो। कैसे, मान लो आप सम लेते हो तो वही वाला केस बन गया, और अगर आप विषम लेते हो, मान लो 3 ले लेते हो, तो a की घात 3 माइनस बी की घात 3 क्या a माइनस बी से विभाजित नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लिखोगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कट रहा है मतलब विभाजित हो रहा है। ऊपर कोई ऐसा फैक्टर मिल रहा है जो नीचे वाले को पूरा काट रहा है, मतलब तय है कि विभाजित हो रहा है। तो ये भी आप हमेशा याद रखिएगा, याद ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3 का आंसर 9। हाँ दिखाओ कैसे, दिखाओ कैसे। पहला क्या है देखो, 17 की घात 1701 प्लस 12 की घात 1701 29 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो बीच में प्लस है और जिससे विभाजित करे वो इन दोनों का योग है। तो पूरा का पूरा आपका कौन से सूत्र में से फिट हो रहा है, आप देख लो, पहला वाले में हो रहा है। n विषम है, 1701 घात में है जो कि विषम है। सारी चीजें इस पूरे इस वाक्य के अनुरूप हैं, तो पूर्णतः विभाजित होगा। तो यस, 17 प्लस 12 यानी 29 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि इस पैटर्न का नजर आ रहा है। a की घात n धन b की घात n और n विषम है, तो वो a और b के योग से पूर्णतः विभाजित होगा। तो समझना है पहला है। हाँ, आपके पास तो ऑप्शंस आएंगे ना, आपके पास ऑप्शन आएगा कि इसको 29 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा, इस टाइप से कुछ आएगा ना। चलो दूसरा देखो, सेम टू सेम है क्या, 19 21 40 होता है।
अब तीसरा वाला देखो बाबा, तीसरा वाला देखो, तो सुनो ना। हाँ, ये इसको सम विषम नहीं देखना है, ये तो इन दोनों के योग से बना है ना। आपको घात को देखना है, सम विषम। इसमें सम विषम के बारे में किसके बारे में लिखा गया, सम विषम एन के बारे में। और एन क्या है, एन वो है क्या जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो कहे एन कौन है। हाँ, तो घात को देखना है आपको, सम विषम। ये तो इन दोनों का योग है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। तो सुनो, अब तीसरा वाला देखो। अब बोलोगे सर तीसरा वाले में भी हम यही वाला ऐसे सूत्र लगाना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ ये हो रहा है। देखो ए की घात एन धन बी की घात एन, 127 की घात 99 प्लस 97 की घात 99, एन विषम भी दिख रहा है और ए और बी दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए देखो तो, पक्का एकदम। अरे यार लेकिन यहाँ तो 32 दिया है, किसको, ये है नहीं, इसका मतलब ये है। अच्छा चलो बताओ एक बात की बात, अगर मैं 224 को सोच के सोचो, अगर मैं 32 की जगह मेरे को 224 दिया होता, तो मैं ये डायलॉग पूरा को पूरा फिट कर सकता हूँ कि नहीं, बता दो कि भैया चूंकि 99 क्या है, 99 क्या है, विषम है, अतः इस सूत्र की मदद से क्या होगा, ए की घात एन धन बी की घात एन, यानी कि 127 की घात 99 प्लस 97 की घात 99, ए की घात एन धन बी की घात एन किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी, किससे, 127 प्लस 97, यानी कि 224 से पूर्णतः क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब आपको क्या लिखना है पता है, अब आप बोलोगे सर आपने ये वाला सूत्र लगाया, उस हिसाब से इतना जो है 224 से विभाजित हो रहा है, लेकिन आपको 224 से चेक नहीं करना है, आपको किससे चेक करना है, तो आप गौर से देखो कि 32 के पहाड़े में 224 आता है 7 बार में, और निश्चित रूप से जो संख्या 224 से डिवाइड हो सकती है, हो रही है, वो गारंटी के साथ उसके किसी फैक्टर से भी, फैक्टर मतलब ये 32 जो है वो 224 का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 224 32 के पहाड़े में आता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, जो संख्या 12 से विभाजित हो सकती है वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 4 से विभाजित होगी कि नहीं, वो बताओ। चलो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कम 12, 12 2 में 24, 12 3 36, 12 4 48, समझ में आ रहा है। 12 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो निश्चित तौर पे 3 से 4 से 6 से सबसे विभाजित होकर, आप नहीं तो लिख के दे लो। कैसे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बताओ बोला, क्योंकि 3 4 6 ये सब लोग 12 के गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 3 4 6 ये सब के सब लोग 12 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझना मैं जो कंसेप्ट सुना रहा हूँ आपको, 3 2 2 3 4 6 ये सब लोग क्या करते हैं, 12 को विभाजित करते कि नहीं करते। क्या 12 इन सब के पारे में नहीं आता, 2 के 3 के 4 के 6 के पारे में आता है ना। तो निश्चित तौर पे मान लो, क्योंकि 2 3 4 6 ये सब लोग 12 को डिवाइड करते हैं, इसलिए 12 जिनको डिवाइड करेगा, 12 जिनको, यानी कि 12 का पहाड़ा, उन सबको ये 2 3 4 6 लोग भी डिवाइड करेंगे। यूं यूं समझिए कि अगर ए विभाजित करता है बी को, बी विभाजित करता है सी को, तो ए भी विभाजित करेगा सी को, इतना मान लो आप। यानी कि 32 डिवाइड करता है 224 को, 224 डिवाइड करता है इतने को, इसलिए 32 डिवाइड करेगा इतने को, ऐसा भी समझ लो आप। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ। आप खुद बोले ना सर 224 को 32 से डिवाइड करें, 7 से, 7 मतलब 7 बार में जा रहा है, यानी ये इसको डिवाइड करते हैं और ये इसको डिवाइड करते हैं, बोले ना ये 224 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड करते हैं, ये इसको भी डिवाइड करेगा। कई प्रकार से मैं समझाने का प्रयास करूँ, वही चीज है, बस बता अलग अलग तरह से रहा हूँ कि अपने को चेक करना है 32 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अपन को इतना रिजल्ट मिल चुका है कि ये 224 से भाग जाएगा, और 224 किससे भाग जाता है, 32 से भाग जाता है, इसलिए ये भी 32 से भाग जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा, और क्या है नहीं, ये समझ में आया क्या। मतलब बनेगा वैसे टाइप, बस डायरेक्ट न बन करके थोड़ा सोचना पड़ रहा है हमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे 48 12 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 48 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा,
समझ में आ रहा है? 2 से भी जाएगा, 12 के हर गुणनखंड से वो भाग जाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा ही कुछ है, बस आपको दिमाग लगाना है। चलो अब आप लोग एक दिमाग और लगा लो। हाय राम राम राम। 7 की घात 19 माइनस 1, सात की घात 19 माइनस 1 निम्न में से किससे भाग देने पर, निम्न में से किससे भाग देने पर शेषफल 0 देगा? और ऑप्शन है आपके पास 7 की घात 19 माइनस 1, है ना, ऐसे 7 की घात 19 माइनस 1 निम्न में से किससे भाग देने पर शेषफल 0 देगा? और आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। बहुत बढ़िया, गजब। कैसे? है नहीं नहीं नहीं, ऐसे -1 दिया मैंने। 7 की घात 19 -1 अलग है, घात में -1 नहीं है। देखो ध्यान से देखो, 7 की घात 19 -1 है। आप सोचो ना किससे फिट हो रहा है, बीच में प्लस है कि माइनस है? तो प्लस ये वाला कि ये वाला, एन सम है, सम होने पर ये वाला सबसे नीचे वाला फिट होगा। इससे क्यों नहीं फिट होगा? क्योंकि घात में एन सम होना चाहिए। हाँ 6 आएगा। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है ना। हाँ ऐसा, गुड। 1 लिखा है, उसकी घात में 19 सोच सकते हो आप। अब पूरा का पूरा इससे फिट हो रहा है। देखो a की घात n माइनस b की घात n हमेशा किससे विभाजित होगा? चाहे n, चाहे मतलब चाहे n सम हो या विषम हो, ये घात में सम या विषम हो, a की घात n माइनस b की घात n हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। यानी कि ये 7 माइनस 1 से विभाजित होगा, यानी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, is it clear to all of you? Okay, so now let us consider on next question. Okay, yeah, क्वेश्चन लिखिए। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा सूत्र फिट होगा वहां पे। 341 की घात 218 माइनस 156 की घात 218 को 159 से, सॉरी 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 259 से भाग देने पर शेष फल आपको बताना है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगेगा। अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे से। चेक कर लो पहले उनको, घटाने जोड़ने से क्या क्या आ रहा है, दिमाग लगाना है आपको। देखिए दूसरा सूत्र क्या था? a की घात n माइनस b की घात n, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। तो ये किससे किससे डिवाइड होगा देखो तो जरा। और कब ऐसा होगा? जब n जो होगा वो क्या होगा? सम होगा।
यहाँ पे n सम दिया है, ठीक है। तो चलिए 341 की घात 218 माइनस 156 की घात 218 किससे किससे विभाजित होगा? a प्लस बी a माइनस बी दोनों से होगा। नोट नंबर 2, तो दोनों का योग भी आएगा यहाँ पे और दोनों का अंतर भी आएगा। ओहो, ठीक है। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है और घटा के देखो कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, 497 और 185। ओह, मेरा दिमाग कहाँ काम करे। चलो, हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे यार, लेकिन हम लोग भाग किससे कर रहे हैं? 259 से भाग दे रहे हैं। 259 तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। खोजना पड़ेगा कि 259 कहीं छिपा बैठा है क्या करके। अच्छा, 259 को अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो कैसे होगा गुणनखंड? थोड़ा सोच के देखो आप, थोड़ा सा सोच के देखते हैं। 2 से भाग जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से 21, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। यानी कि देखो, मैं कोई, हम लोग यहाँ नया दिमाग नहीं लगा रहे, बस हम लोग ये सोच रहे हैं कि सर इनको जोड़ने कटने से हमको 497 और 185 मिल रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 259 से, क्या नाता हो सकता है इनके बीच। तो मैं उस पर थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ कि 259 से डिवाइड करने जा रहे हैं, एक्चुअल में 259 से ही करने हैं। तो पहले इनके फैक्टर्स क्या कहेंगे वो देख लेता हूँ। तो 7 गुणित कितना आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर? देखो ना, इसको 7 से डिवाइड किए थे तो 7 के 21 है ना भाई, और 7 7 49, तो 37 बच रहे। 7 गुणित 37, क्या 7 गुणित 37 यहाँ इनमें से किसी एक में छिपा होगा? पक्का छिपा होगा यार, पक्का बता रहा हूँ मैं। ये देखो, ये 37 पंचे 185, आप देख लो, 37 पंचे, और दूसरा टुकड़ा 7 यहाँ पे मिल जाएगा, 7 7 49 और 7, मतलब आपका काम बन गया। देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो 7 गुणित 71, यकीन नहीं तो गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा। इसको आप लिख सकते हो 37 गुणित 5, यकीन नहीं तो गुणा करके देख लो, इतना ही आएगा। और उनमें से इनके इनके गुणे से ये तैयार होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किससे विभाजित होता है? 259 से। मतलब 259 इनको भी विभाजित करता है और ये लोग इनको भी विभाजित करते हैं, तो 259 इनको भी विभाजित करेगा। हो गया, तो शेषफल 0। समझ में आया कि नहीं बताओ? थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन बन गया। तो दिमाग ऐसे लगता, बस आपको ऐसे लिखा ना, दिमाग कैसे महसूस होता है? 259 है और दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज के लिए दौड़ता रहता है। हाँ, नहीं सर, चलो इसको देखो, इसको देखो ना, नंबर सिस्टम में करके सवाल है। बस ये अब ये लास्ट है, उसके बाद ना इकाई अंक वाला तो अपन कर चुके हैं। यही बहुत चलो इसको देखो, इसमें क्या कॉमन निकलेगा बताओ। 4 की घात 91, 92, 93, 94, 4 की घात 91, सब में कॉमन निकलेगा। यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ 4 की घात 1 बचेगा क्योंकि 91 निकल चुका है। यहाँ बचेगा 4 की घात 2 क्योंकि 93 में से 91 घात निकल चुका है। यहाँ बचेगा 4 की घात 3, तो वो पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा? 4 की घात 91 गुणित, देखो 4 और 1 5, और ये 4 चौक 16, 16 5 21, 64 और 21 होता है 75, 85, 85 कितना होता है? और 85 इनमें से किसके पहाड़े में आता है बता दो? 17, यानी 17 से पूर्णतः विभाजित। ये पूरी चीज 17 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इसके फैक्टर में हमको एक 85 भी दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ,
और समझ में आया ना? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। नीचे वाला देखो, आप लोग बोलोगे सर नीचे में तो सब अलग अलग घात है, मतलब सॉरी अलग अलग आधार है। सबको सबसे पहले आप सबको 2 की घात के रूप में चेंज करो। देखो 2 की घात 130, ये 4 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 4 को, 2 का वर्ग, तो वर्ग यानी 2 घात तो 62 से गुणा हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 2 की घात 124। समझ में कैसे हुआ? 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3, तो जो 3 है उसको 42 से गुणा कर दो, 126। समझ में? 4 को क्या लिख सकते हो, फिर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग, तो 2 जो है वो 64 से गुणा कर दो, कितना होगा 128। ठीक है, और 2 की घात 122। अब सब दो 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 बन गए। अब देखो सबसे छोटा क्या है, जो छोटा रहेगा वही कॉमन निकल सकता है, 122, तो 122 कॉमन, 2 की घात 122 कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा बताओ, 2 की घात 8, 130 घात में 122 घात कॉमन निकल, 8 घात बचेगा। इधर कितना घात बचेगा, 2 घात, इधर बचेगा 4 घात, इधर बचेगा 6 घात, और इधर बचेगा 1। ठीक है, निम्न में से किससे विभाजित होगा, मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूं, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। 3, 5, 7, 11। हाँ चलो इसको लिखो, 2 की घात 122। वाह 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 वाह, देखो मैं बता रहा हूँ, 5 बार में आता है, 2 की घात 5 यानी 32, 6 घात यानी 64, 7 घात यानी 128, और 8 घात यानी 256, 2 का वर्ग 4, 2 की घात 4 यानी 16, 2 की घात 6 यानी 64 प्लस 1। ठीक है, अब जोड़ो इनको, 4 1 5 6 11 4 15 6 21, हासिल आया कितना, 2, 2 6 8 9 5 14, हासिल 1 और 1 और 2 3। अब 341 इनमें से किससे डिवाइड है, खुद देख लो भाई, साफ साफ पता चल रहा है 11 से डिवाइड है। अल्टरनेट अंकों का योग देखो, 3 और 1 4, समझ में आ रहा है ना, 11 से विभाजित है, समझ में आ रहा है। ये देखो 11 3 33, 11 1 11, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, कॉमन निकालने हैं उसमें आपको, है नहीं, ये भी बन जाएगा और उस टाइप से भी बन जाएगा, आप चिंता मत करो, सारे बन जाएंगे।